हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 13 द रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन जनरल। रिप्रोडक्शन क्या है? ये एक सेक्सुअल या एसेक्सुअल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है, ये न्यू इंडिविजुअल वापस से इस प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो ये था हमारा रिप्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन के पैटर्न्स की। हमारा जो इन्वायरमेंट है, इसमें यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। ये अलग अलग टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इनके अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन को हमने दो कैटेगरी में ब्रॉड कैटेगराइज कर लिया है। ठीक है, अब इन कैटेगरीज को हम पैटर्न्स ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो पहला है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दोनों हैं हमारे पैटर्न्स ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर। अभी हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ये एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें जो रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रोड्यूस होती है उसका साइज वेरी करता है। जो हमारी रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रोड्यूस होगी उसका साइज पेरेंट की हाफ बॉडी जितना भी हो सकता है, और पेरेंट की बॉडी के कंपैरिजन में एक स्मॉल साइज की यूनिट भी हो सकती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारी रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है उसका साइज पेरेंट की बॉडी साइज का हाफ जितना भी हो सकता है, और पेरेंट की बॉडी साइज के कंपैरिजन में एक माइन्यूट पार्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं अमीबा का। ठीक है, अमीबा क्या है? एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और ये एसेक्सुअली बाइनरी फिजन के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन करता है। तो जब ये अपना रिप्रोडक्शन करता है तो उसमें क्या होता है कि सपोज ये एक अमीबा है, मान लीजिए, वैसे तो ये ह्यूमन बॉडी का अगर मान लीजिए एक अमीबा है, तो इसमें क्या होगा, जो अमीबा होगा तो इसके रिप्रोडक्शन में इसकी होल पेरेंट बॉडी जो है, ये पूरी पेरेंट बॉडी दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। सपोज ये पूरी बॉडी है तो ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल गया? ऊपर वाला सेंटेंस जस्टिफाई हो गया कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो पूरे हमारे जो पेरेंट है उसकी बॉडी के साइज जितना भी हो सकता है। तो ऐसा किसके केस में होता है? अमीबा के केस में होता है। और अब दूसरा क्या बताया था कि आपका जो रिप्रोडक्टिव यूनिट का साइज है वो पेरेंट की बॉडी का एक स्मॉल पार्ट जितना भी हो सकता है। तो ये दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है। हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया हाइड्रा का। हाइड्रा क्या है? एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और ये अपना रिप्रोडक्शन कैसे करता है? ये बर्ड के थ्रू करता है। ठीक है, बर्डिंग प्रोसेस होती है, उसमें स्मॉल बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है और उसके थ्रू हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है। बर्डिंग में क्या होता है कि एक स्मॉल बर्ड जो कि पेरेंट बॉडी के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है साइज में, वो प्रोड्यूस होता है और ये आगे जाके एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो जाता है। तो इससे कौन सा पार्ट जस्टिफाई हो गया कि हमारी जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है उसका साइज बहुत स्मॉल भी हो सकता है पेरेंट बॉडी के कंपैरिजन में। चलिए अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। ठीक है, और यह हायर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमंस भी आते हैं। तो जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स होता है। हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स नहीं हो रहा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स होता है। हमारे गैमेट्स क्या होते हैं? स्पर्म्स और एग। ह्यूमन बॉडी में जो स्पर्म्स और एग प्रोड्यूस होते हैं इन्हें हम गैमेट्स कहते हैं। अब देखिए, जो स्पर्म्स होते हैं वो मेल गैमेट्स होते हैं और जो एग्स होते हैं ये फीमेल गैमेट्स होते हैं। तो जब हमारा स्पर्म और एग कंबाइन होता है, एक दूसरे के साथ फ्यूज होता है, तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में जब स्पर्म और एग कंबाइन होते हैं या फिर हम बोलें तो फ्यूज होते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ फ्यूज होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जब हमारा स्पर्म और एग एक दूसरे के साथ फ्यूज होगा तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और ये जाइगोट क्या है? धीरे धीरे मदर वूम्ब के अंदर डेवलप होता जाता है और फाइनली एक न्यू ऑफस्प्रिंग के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, हम डिटेल में जानने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसमें क्या होता है? दो सेक्स इन्वॉल्व होते हैं, एक तो होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हमारा ह्यूमन बेबी रहता है तो ह्यूमन बेबी धीरे धीरे करके बड़ा होता है। ठीक है, तो फिर जब वो एक ऐसी एज में पहुंच जाए कि उसके बॉडी में चेंजेस आने लग जाए, उसके सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने लग जाए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उसके डेवलप होने लग जाए, तो उसे हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं मेल और फीमेल के। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर इन मेल।
ठीक है, मतलब उनकी बियर्ड आना, मुस्टैचेस आना, ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है मेल का। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, जो फीमेल होती है उनमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का सिंबल है। मस्कुलैरिटी, मेल क्या होते हैं जब वो धीरे धीरे प्यूबर्टी के एज में और जब वो आगे डेवलप होते हैं वो तो मस्कुलर होते जाते हैं और स्ट्रॉन्ग बिल्ट होने लग जाते हैं। तो ये भी क्या है, एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है मेल का। अब स्केलेटल स्ट्रक्चर, जो आप मेल देख रहे हैं तो आप मेल को देख सकते हैं कि उसका सेक्सुअल जो स्ट्रक्चर है, स्केलेटल स्ट्रक्चर क्या है, ये मोस्टली स्ट्रेट ही होता है। मगर फीमेल का क्या होता है, ऐसा कर्व टाइप का होता है। आप फीमेल का ऐसा कर्व स्ट्रक्चर क्यों होता है, क्योंकि इनका हिप एरिया ज़्यादा ब्रॉड होता है। तो ये थे कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, रिप्रोडक्शन जो होता है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। और जो हमारा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, ये जो होती है बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। ठीक है, तो 2 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक में आता है हमारे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और दूसरे में आता है एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो आइए जानते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं? मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज। तो इन्हें हम बेसिकली गैमेट्स, अगर आप शॉर्ट में बोलें तो गैमेट्स जो होते हैं वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। अब गैमेट्स कौन कौन से होते हैं? मेल में स्पर्म और फीमेल में एग, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब बात करते हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये तो अभी हम शॉर्ट में जान रहे हैं, इनके डिटेल नीचे गिवन है। अब बात करते हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या हैं? जैसे कि हमारे डक्ट्स हो गए, ग्लैंड्स हो गए और अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या करते हैं, इनका मेजर रोल नहीं होता, बस ये क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं। इनका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। तो ऐसे पार्ट जिनका डायरेक्ट रोल नहीं होता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, उन्हें एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। सो अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें मेनली 5 ऑर्गन्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन 5 ऑर्गन के बारे में आपको बताया है कि 5 ऑर्गन कौन कौन से हैं। आगे जाके उन हर एक ऑर्गन को डिटेल में डिस्कस किया है। तो आइए जान लेते हैं वो 5 ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो पहला ऑर्गन है टेस्टिस। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, ह्यूमंस में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हर एक मेल के पास 2 टेस्टिकल प्रेजेंट रहते हैं, या फिर अगर हम बोलें तो एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट रहता है। स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट को हम वास्ट डिफरेंस भी कहते हैं। इसका काम होता है हमारे टेस्टिस से स्पर्म्स को लेके आना। अब बात करते हैं तीसरे ऑर्गन के बारे में, एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? इनमें सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड्स आती हैं और ये कंट्रीब्यूट करती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स को सिक्रीट करके। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स को सिक्रीट करती हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की, वो है पेनिस। पेनिस जो है हमारा मेन ऑर्गन है। इसका काम क्या है? ये ट्रांसफर करता है स्पर्म्स को मेल से फीमेल वेजाइना में। ठीक है, मेल के टेस्टिकल्स से जो स्पर्म्स हैं उन्हें फीमेल वेजाइना में ट्रांसफर करने के लिए जो ऑर्गन यूज होता है उसे हम पीनिस कहते हैं। अब बात करते हैं यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो पेनिस के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसका काम क्या है? स्पर्म को रिसीव करना और उसे आगे ट्रांसफर करना। अब यहाँ पे गाइस ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो स्पर्म डक्ट रहता है और यूरेथ्रा, ये दोनों अलग अलग हैं, इनमें डिफरेंस होता है। स्पर्म डक्ट जो होता है वो हमारे हर एक टेस्टिकल से क्या करता है, स्पर्म्स को कैरी करता है हमारे यूरेथ्रा तक। और यूरेथ्रा क्या करता है, यूरेथ्रा जो स्पर्म्स को रिसीव करता है ये उसने आगे ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। सो अब बात करते हैं टेस्टिस की। तो टेस्टिस क्या हैं? 2 ओवल शेप्ड ऑर्गन्स रहते हैं जिनके अंदर हमारे स्पर्म्स रहते हैं। ठीक है, जो हमारा टेस्टिस होता है, हमारे जो टेस्टिस हैं वो एक पाउच में प्रेजेंट रहते हैं। उस पाउच को हम स्कॉटम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि जब एक ह्यूमन बेबी रहता है तो जब वो अपनी मदर के वूम में प्रेजेंट रहता है, क्या तब भी हमारे टेस्टिकल्स कॉटम में रहते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जब भी पार्चुरेशन होने वाला है, मतलब जैसे ही बेबी मदर के वूम से बाहर आने वाला है तो उसके कुछ टाइम पहले ही जो टेस्टिकल्स होते हैं वो स्कॉटम में आ जाते हैं। ठीक है, अगर किसी कंडीशन की वजह से स्कॉटम जो है एब्डोमेन में ही रह जाता है तो ये स्टेरिलिटी हो जाती है। स्टेरिलिटी का मतलब क्या है? इनकैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पर्म। ठीक है, तो इनकैपेबिलिटी होगी, स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होंगे तो क्या होगा, आगे जाके रिप्रोडक्शन भी वो इंसान नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कई बार आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये आपको पता होगा कि हमारा
बॉडी में जो टेस्टिकल्स हैं, मैंने अभी आपको बताया, जो टेस्टिकल्स हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं रहते हैं, वो स्कॉटम में प्रेजेंट रहते हैं। तो अब आपके दिमाग में आएगा यार ये स्कॉटम में क्यों प्रेजेंट है, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट रह सकते थे। तो इसका रीज़न ये है कि हमारे जो टेस्टिकल रहते हैं उसके अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। अब जब हमारे स्पर्म्स रहते हैं उनको 2 या 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बॉडी, वरना क्या है स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर से जो है 2 to 3 डिग्री लो रहे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, स्कॉटम प्रेजेंट रहता है। तो कभी भी आप देखिएगा जो मेल्स होंगे उन्हें पता होगा कि जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो स्कॉटम लूज हो जाता है, जो हमारा स्कॉटम जो सैक रहता है वो लूज हो जाता है, और जैसे ही बॉडी को कोल्ड लगता है तो उस टाइम पे हमारा स्कॉटम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। गर्मी में स्कॉटम लूज इसीलिए होता है ताकि टेस्टिकल्स में हाई टेम्परेचर ना जा सके और स्पर्म डिस्ट्रॉय ना हो जाए। और ठंडियों में स्कॉटम कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हो जाता है ताकि बॉडी की हीट जो है वो स्पर्म्स को मिल जाए और उनका टेम्परेचर लो ना हो जाए। तो बेसिकली स्पर्म्स का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ही स्कॉटम बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 to 3 बोला है, ठीक है, 2 to 3, यहाँ पे आप 2 to 3 मत लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मजाक छोड़ते हैं, अब आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की। हमारा हर एक टेस्टिस जो रहता है वो एक कैप्सूल के अंदर इनकेस्ड रहता है, ठीक है। और ये जो हमारा कैप्सूल रहता है, जो टेस्टिस है, वो 15 to 20 लोब्स में या 15 to 20 सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहता है। और हर एक लोब जो रहता है उसके अंदर 2 पार्ट प्रेजेंट रहते हैं, एक तो रहता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और दूसरा रहता है इंटरस्टिशियल सेल्स। तो पहले बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करता है, ये स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, और इस प्रोसेस को जिसमें वो स्पर्म्स का प्रोडक्शन करते हैं उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स का। तो इंटरस्टिशियल सेल्स क्या होते हैं, ऐसे सेल, इन्हें पैकिंग टिश्यूज भी कहा जाता है। ये क्या रहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट रहते हैं, तो इन्हें हम लेडिक सेल्स भी कहते हैं। अब इनका काम क्या है, याद रखिएगा, इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल एक ही चीज़ है, और इनका मेन फंक्शन है मेल हार्मोन प्रोड्यूस करना। मेल हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन है उसका प्रोडक्शन करता है हमारा इंटरस्टिशियल सेल्स। तो ये दो थे हमारा इंपॉर्टेंट। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो अभी चैप्टर का बाकी रिमेनिंग पार्ट है इसको मैं 3 to 4 वीडियोस और बनाऊंगा, उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। छोटे छोटे पार्ट्स इसलिए बना रहा हूँ गाइज ताकि आपको भी इसको देखने में आप बोर ना हो जाएं और आप भी इसे इंटरेस्ट के साथ देख सकें। सो गाइज आज से पहले मैंने कोई भी लाइक एम नहीं रखा है, आज पहली बार एक लाइक एम रख रहा हूँ। लाइक एम है गाइज हमारा 20 लाइक्स का। इस वीडियो में बस 20 लाइक्स दे दीजिए ताकि गाइज मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। तो चलिए गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।